ट्वेल्थ क्लास। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अभी तक बेटा हमने पिछले चैप्टर्स में ये देखा और समझा कि यूरोप के अलावा पूरी दुनिया में अमेरिकन हेगेमनी इस्टेब्लिश हो गई थी आफ्टर 1991, जब यूएसएसआर का जो था वो डिसइंटीग्रेशन हुआ और 59 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बने। उसके बाद अमेरिका की हेगेमनी को चैलेंज देने वाला पूरे वर्ल्ड में कोई और अल्टरनेट सोर्स नहीं था। ऐसे टाइम पर यूरोपियन यूनियन एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर अमर्ज होकर सामने आया। इसमें यूरोपियन यूनियन के साथ एक दो वर्ल्ड के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसके बारे में हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। पर इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि यूरोपियन यूनियन किस तरह से यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और यूरोपियन यूनियन किस तरह जो था वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में एक अल्टरनेट सेंटर्स के तौर पर उभरा अमेरिका को चैलेंज देने के लिए। देखो बेटा, अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको बेसिकली समझनी पड़ेंगी। जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब यूरोप के बहुत सारे देश जो थे वो यूरोप के क्वेश्चंस को लेकर के बहुत टेंस थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यूरोप में ही हुई थी और वो दुश्मनियाँ, वो देशों के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो अवेलेबल थे, वो कभी भी किसी भी छोटी सी घटना से वो फिर से शुरू हो जाते थे। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस थे यूरोपियन कम्युनिटी के सामने कि क्या उन दुश्मनियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए या फिर, और दूसरा ऑप्शन ये अवेलेबल था कि क्या इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया जाए और आपस के जो रिलेशंस है यूरोपियन कंट्रीज़ के उनको इस तरह से टाई अप किया जाए कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए पूरे वर्ल्ड में। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था बेटा, हमें यहाँ ये भी इस बात को भी समझना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उन सारी चीज़ों को एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया था, एक तरह से कैंसिल कर दिया था। वो सारे विश्वास, वो सारी मान्यताएं, वो सारे जो एक फ़िलासफ़ीज़ थी यूरोपियन कंट्रीज़ की कि अपने आप को इस्टेब्लिश रखने के लिए इस तरह से जो है वो पावरफुल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने लगभग कैंसिल कर दी थी या उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। अब यूरोपीय लोगों की या यूरोपियन देशों की ये फ़िलासफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी, जिसके आधार पर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए। अब इसके इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा सीवियर हुए। हम सभी जानते हैं बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट शायद सबसे ज़्यादा ख़राब जो था वो पूरे यूरोप पर पड़ा। यूरोप की इंडस्ट्रीज़ स्पॉइल्ड हो गई, बर्बाद हो गई। अभी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के झटके से भी नहीं उभरी थी यूरोपियन इंडस्ट्री, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उसको और ज़्यादा जो था वो डेमोलिश कर दिया, तबाह कर दिया। अब उसके बाद जो यूरोप के देश थे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे, और इस मिलजुल कर रहने को जो कोल्ड वॉर था उसने और ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिर अमेरिका का अब यहाँ रोल शुरू होता है। अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूरोप को एक पावर के रूप में खड़े होने के लिए। अमेरिका ने बेटा पर्टिकुलरली, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अमेरिका ने पर्टिकुलरली एक प्लान के अंडर यूरोप की मदद की जिसको अमेरिका में मार्शल प्लान के नाम से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना जाता है। ये मार्शल प्लान की वजह से अमेरिका ने यूरोप की जो इकोनॉमीज़ थी उनको दोबारा से रीस्टैब्लिश करने के लिए, उनको दोबारा से सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिकली यूरोप को एड दी, फ़ायदा पहुंचाया। और दूसरी बात, अमेरिका ने और एक रोल प्ले किया। अमेरिका ने नेटो को जो था वो एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम जो था उसको क्रिएट किया अमेरिका ने, और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड थे अभी हम इस बात को समझेंगे। इसी मार्शल योजना, ये जो मार्शल प्लान था बेटा, इसके अंडर ही 1948 में जो यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको इस्टेब्लिश किया गया, और जिसके थ्रू, इसी के थ्रू जो था वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को हेल्प प्रोवाइड की गई, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई और उनको कई तरीके से मदद जो थी वो दी गई। ये सारा कुछ जो था वो अमेरिका ने इस प्लान के अंडर किया। फिर ये एक ऐसा स्टेज बन गया जिसमें जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने भी एक दूसरे की मदद करनी, ट्रेड में, इकोनॉमिकल मैटर्स में एक दूसरे की मदद करनी जो थी वो स्टार्ट कर दी। और 1949 में, जैसा कि हम देख सकते हैं, 1949 में जो यूरोपियन यूनियन बनी और उसका जो पॉलिटिकल जो उसका कॉपरेशन स्टार्ट हुआ वो एक नेक्स्ट जो था वो एक इफ़ेक्टिव स्टेप के रूप में जो था वो प्रूव हुआ यूरोपियन यूनियन में यूनिटी क्रिएट करने में। और यूरोपियन, हमें बेटा 1957 में जब यूरोपियन कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ किया गया,
उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ, एक नई थॉट के साथ कि यूरोप के एक कंबाइंड पार्लियामेंट बनेगी। और जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, इसके बाद इसमें इस प्रोसेस में और ज़्यादा तेज़ी आ गई। और फिर यूरोप के देश जो थे, वो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो सारे के सारे इस बात पर एग्री कर गए कि बहुत सारे मैटर्स में वो साथ मिलकर के काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में वो साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ जो है वो लगातार काम करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं बहुत सारे, जैसे फॉरेन अफेयर्स थे, या फिर डिफेंस था, या इंटरनल मैटर्स थे, या जस्टिस से जो भी रिलेटेड मैटर्स थे, उनमें कॉपरेशन जो था वो सारा का सारा उसका रास्ता प्रिपेयर हुआ यूरोपियन यूनियन के इस डायलॉग से। इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है वो एक जो एक उसका जो गठन किया गया था बेटा, जैसे कि हमने अभी समझा कि यूरोपियन यूनियन को इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़े, और इस इकोनॉमिक कॉपरेशन के बाद पॉलिटिकल शेप भी ये जो यूनियन थी वो लेती चली गई। और इस तरह से पॉलिटिकली भी इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ जो था वो अपना शेयर करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज़ पर एक दूसरे का खुल करके सपोर्ट करना। ये भी मतलब एक ग्रुप की तरह ये लोग ऑर्गेनाइज होते रहे। अब बेटा हमें ये भी समझना है कि यूरोपियन संघ का काम ये भी था कि वो एक संविधान बनाते, हालांकि उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन वो संविधान बनाने में वो लोग फेल हो गए, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, और वो किसी एक बात पर एग्री कर जाएं ऐसा शायद ही पॉसिबल हो पाता। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपना फ्लैग, अपनी एंथम, अपना जो उनका स्थापना दिवस था वो, और अपनी करेंसी, ये इन्होंने अपना ली। तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी जो एक कंबाइंड जो फॉरेन पॉलिसी है और अपनी एक डिफेंस पॉलिसी है वो भी यूरोपियन यूनियन ने बना ली। और नए मेंबर्स को भी यूरोपियन यूनियन ने इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। नए मेंबर्स को भी यूरोपियन यूनियन जो थी वो इस बात में यूरोपियन यूनियन ने अपना जोर लगाया कि नए मेंबर्स भी यूरोपियन यूनियन के साथ इंक्लूड हो, और उसमें वो कामयाब भी रही। और ख़ास तौर पर बेटा अगर हम ध्यान रखें कि ये नए मेंबर वो थे जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेशन के बाद अलग हुए थे, जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये वो कंट्रीज़ थे जो यूएसएसआर के बाद जो रशियन फेडरेशन बनी ये उसमें इंक्लूड नहीं हुए थे, और उन्होंने अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट अपने आप को रखा। तो ये लोग भी यूरोपियन यूनियन के अंदर बाद में धीरे धीरे आ गए। अब इसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो कुछ कंट्रीज़ थे बेटा, उसमें इस बात को कॉन्फ्लिक्ट था कि लेकर के कॉन्फ्लिक्ट था इस बात को लेकर कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वो पावर यूरोपियन यूनियन को ना दी जाए, वो इस तरह से ट्रांसफ़र ना कर दी जाए कि यूरोपियन यूनियन पावरफुल हो जाए और उनके खुद के देश की गवर्नमेंट जो है वो इसको पूरे चीज़ में उनके पास पावर ना रहे। अब धीरे धीरे कुछ इस बात पर भी डिसएग्रीमेंट इनके बीच में हुआ कि नए देश जो हैं उनको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाला म्यूचुअल कोऑपरेशन से, डायलॉग से। और यूरोपियन अगर हम यूनियन की बात, उसकी इफ़ेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, या फिर उसका मिलिट्रीली बहुत ज़्यादा उसका ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, हम ये बात मान सकते हैं। 2005 की अगर हम इस पर डाटा बेस्ड बात करें तो 2005 में यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी थी। उसका जीडीपी जो था वो शायद टोटल 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था, जो अमेरिका से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था। अगर हम इसके 2005 के स्टैट्स की बात करें जो हमारे पास अवेलेबल हैं तो ये उससे भी ज़्यादा था। और जो इसकी जो करेंसी है यूरो, वो अमेरिकन डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने वाली वन एंड ओनली करेंसी बन सकती है, इसकी भी संभावना है। तो और जो वर्ल्ड ट्रेड है यूरोपियन यूनियन का, अगर हम आज की बात करें तो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है उसकी पार्टनरशिप। और अमेरिका और चीन के साथ जो इसके रिलेशंस हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है अमेरिका से या पूरे वर्ल्ड में किसी से भी। तो ये अपनी पूरी इफेक्ट और अपनी पूरे एक इमेज के साथ यूरोपियन यूनियन डील करता है। किसी के आगे अगर हम ये कहें कि यूरोपियन यूनियन किसी टर्म कंडीशन को मान करके डील करता है तो शायद ये गलत होगा। यूरोपियन यूनियन अपनी जो है उसकी अपनी टर्म्स कंडीशन है, उसी के बेस पर ही उसकी सारे डायलॉग जो हैं वो करता है, और ट्रेड जो टर्म्स कंडीशन है वो अपने हिसाब से यूरोपियन यूनियन सेट करता है। अब इसके बाद हम यूरोपियन यूनियन का अगर मिलिट्रीली उसका इफेक्ट देखें बेटा तो हमें ये पता लगेगा जो फ्रांस और ब्रिटेन है, हालांकि ब्रिटेन अब ब्रेग्जिट के थ्रू यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में इसको ये ऐसा मेंशन किया गया है कि ब्रिटेन, क्योंकि बुक उस टाइम प्रिंट हुई थी इस समय ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तो हमें इसको इस तरह समझना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं दो, फ्रांस और ब्रिटेन, वो यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है बेटा उसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे और देश भी जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें बार बार शामिल होते हैं उसके अंदर।
और यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने इफ़ेक्ट और या अपने इन्फ्लुएंस की वजह से अमेरिका को इंक्लूड करके जो जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ जो बनती हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है या न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसका, उसको हाल के दिनों में यूरोपियन यूनियन के प्रभाव से अमेरिका ने उसकी प्रति अपनी जो नीतियां थी उसमें परिवर्तन किया था, उसमें चेंजेस किया था। और यूरोपियन यूनियन के अगर हम सक्सेस की बात करें इनके फॉरेन पॉलिसी की, तो बेटा हमें ये भी ध्यान रखना है कि चीन के साथ जो ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के ऊपर अमेरिका का जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट एक चलता रहता है, और ख़ास तौर पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर उसका जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अमेरिका के साथ, उस मामले में यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका की तुलना में ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो गेन की है। और उसकी जो ज़्यादा बातचीत की जो पॉलिसी है, मोर डायलॉग की जो उसकी पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन की, वो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होती हमें दिखती है अगर हम आज की करंट सिचुएशन को देखें। अगर हम बेटा मिलिट्रीली बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि मिलिट्रीली जो यूरोपियन यूनियन है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्मी है उसके पास, और उसका जो टोटल डिफेंस बजट है वो अमेरिका के बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो यूरोपियन यूनियन के जो दो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ऐसा एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि नियर अबाउट 550 न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो साइंस है उसमें भी यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पर है। और अगर हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर इसको इवेल्युएट करें तो ये इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली ये बहुत सारे मैटर्स में इंटरफेयर करने में जो है इसमें ये कैपेबल है। लेकिन कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज़ की आपस में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी है, और कई बार ये एक दूसरे के अगेंस्ट भी होती है। इसका एक एग्जांपल हमारे पास है, जब इराक पर अमेरिका का जो अटैक हुआ उसमें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर टोनी ब्लेयर, उन्होंने तो अमेरिका का पूरी लॉयल्टी से साथ दिया, पर उसके साथ साथ जर्मनी और फ्रांस जो थे वो इस अटैक के खिलाफ थे। ये दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन में एक और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसमें इंटरनल डिस्प्यूट भी होते हैं, लेकिन वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, वो उससे बाहर निकलते हैं डायलॉग के थ्रू। और यूरोपियन यूनियन के कई जो नए देश बने थे वो भी उस अमेरिका का जो अलायंस था उसके अंदर इंक्लूड थे। अब यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में जो यूरो है उसके प्रोग्राम को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोग नाखुश हैं, नाराज़ हैं, और यही वजह थी या यही कारण था कि ब्रिटेन की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस मार्गरेट थैचर, उन्होंने यूरोप से अलग हटने में ही ब्रिटेन का भला माना, और ये भी कहा कि ब्रिटेन जो है वो टोटली यूरोप की मार्केट से सेपरेट रहेगा। अब डेनमार्क और स्वीडन जो है उन्होंने आपस में मास्ट्रिक्ट संधि कर ली, और जो यूरोपियन करेंसी थी यूरो, उसको मानने से मना कर दिया, उसको अपोज किया। इससे क्या होता है, ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से यूरोपियन यूनियन की जो आपस की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो वो कमज़ोर होती है, और दूसरी बात यूरोपियन यूनियन का इम्पैक्ट जो है वो कम होता है। तो हम ये भी देखते हैं बेटा कि ये एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में यूरोपियन यूनियन उभर रहा है पूरे वर्ल्ड में। दिन ब दिन आने वाले पॉलिटिकल माहौल के अंदर यूरोपियन यूनियन का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपने आप को प्रूव कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के पास बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़ख़ीरा है, अगर हम बात कहें तो, कि वो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एड के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने समझा यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर सारी दुनिया में देखा जाता है, जिसका नाम है आसियान, हम उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।